हेलो गाइज, आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान जो कार्यपत्रक नंबर 17 है, जो आपकी तिथि 17/8/2021 के हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे संसाधन के बारे में हम चर्चा करते हैं। संसाधन देखिए क्या है। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे आसपास की जो चीज़ उपयोग में लाई जाती है वे क्या कहलाते हैं? संसाधन। ये आपके जिस तरह पेड़ पौधे, ये आपके जो भी आपके परिवेश में हैं, ये सारे संसाधन कहलाते हैं। संसाधन में आपके ये पृथ्वी नहीं भी हैं, आपके पेड़ पौधे भी हैं, ये आपके खनिज संसाधन जो देख रहे हैं, खनिज संसाधन हैं, पेट्रोल हैं, डीजल हैं, जल हैं, ये सब क्या अगर आप इसको उपयोग करते हैं तो एक ना एक दिन, अगर आप अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो एक ना एक दिन ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, जो आपके अगले पीढ़ी के लिए क्या हो जाएंगे? कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं। जिस तरह भी आप लोग अभी देख रहे हैं, अभी पहले आपके यहाँ जो भारत में नई तरह की स्कीम चला रहे हैं। पहले चलते थे डीजल पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती थी, अब सीएनजी से चलने लगे हैं। अब सीएनजी को धीरे धीरे बदलते अब क्या अब तो इलेक्ट्रिक में बदलना शुरू कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक में क्या, तो अब इलेक्ट्रिक से उस इलेक्ट्रिक के साथ साथ भी अब क्या कर रहे हैं, तो अब सोलर पैनल से जोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो इसी तरह ये आपके संसाधन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, संसाधन एक का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी का अपितु भावी पीढ़ियों की लिए आवश्यकता भी है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस संसाधन का उपयोग करके चले जाएं और आपके जो अगले पीढ़ियां हैं उनको भी संसाधन की ज़रूरत ना पड़े, उनको भी संसाधन की ज़रूरत पड़ेंगे। अब देखिए, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, मतलब क्या, किसी भी संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग ही क्या कहलाता है? आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब देखिए, ऐसे उपाय तथा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? विवेक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों को उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखिए, 1992 में ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों में पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबों और रोगों से निपटना है। मतलब क्या, इस एजेंडा 21 के तहत जो था, मतलब संसाधन का समुचित उपयोग करना था, जिसकी जितनी आवश्यकता है उतनी उपयोग करें, इसको अनावश्यक उपयोग न करें। उसके साथ साथ ये सभी समान हितों में है। उसके साथ साथ इसके पर्यावरण की क्षति को भी रोका जाए, गरीबी और रोगों से भी निपटना है। पर्यावरण की जो क्षति है उससे भी निपटना है, मतलब कि पर्यावरण की क्षति न हो। अब देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे पास व्यक्ति के पास पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, मतलब कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। किसी के लालच है, अभी जिस तरह भी आपके पास एक बाइक है तो आप सोचते होंगे दूसरी बाइक 4 व्हीलर हो जाए। 4 व्हीलर किन्हीं के पास है, सोचते हैं कि जब एक और 4 व्हीलर हो जाए। 2 4 व्हीलर हुए, अगर एक मकान है तो 2 मकान चाहिए, 2 मकान चाहिए तो 3 मकान चाहिए। मतलब कि आवश्यकता, मतलब ज्यों आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, आप लालच के कारण आप अगली सोच बढ़ाते चलते हैं। अब देखिए, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब देखिए, पेट अगर आप भरना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत चीज़ है, लेकिन अगर आप पेटी भरना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहे थे। अब देखिए, इस डायग्राम को हम समझते हैं। ये भूपयोग। देखिए, भूपयोग में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, भूमि उपयोग में एक तरफ है वन, एक तरफ क्या चल रहे हैं? वन। देखिए, यहाँ वन लगेंगे, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अगर वन लगेंगे तो कृषि के वन उपलब्ध, प्रति भूमि के अतिरिक्त, मतलब क्या, भूमि के जो उपयोग है ये उपयोग है। अब देखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब देखिए, इसके बाद भू निम्नीकरण के कारण, देखिए, पहला खनन। अगर कहीं खनन करते हैं तो पहले वहाँ जो वन होंगे उसको काट पीट डालते हैं। अतिचारण, इस पर अतिशोषण करते हैं। एक ही जगह पे बार बार खनन के दौरान, अगर खनन में जिस तरह सपोज दैट बात कीजिए, आपकी यहाँ पेट्रोलियम निकल रहा है तो पेट्रोलियम का अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं। एक समय होगा ये पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे, आप फिर निठल्ले हो जाएंगे, फिर दूसरी चीज़ की खोज करेंगे। अब देखिए, अतिचारण, उसके बाद अति सिंचाई। अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं खेत में तो भी आपके लिए ये क्या है? अनावश्यक है, क्योंकि एक समय आएगा ये पानी भी खत्म हो जाएंगे। ये भी आपके भू निम्नीकरण है। औद्योगिक प्रदूषण। अब देखिए, उद्योग धंधों से अभी प्रदूषण तो बहुत हो रहे हैं। जिस तरह भी आपने इंडस्ट्री जितने भी लग रहे हैं, फैक्ट्री लग रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं, ये सब भी तो धुएँ निकालते हैं। ये प्रदूषण कहाँ जाता है? ये पर्यावरण को जो क्या करता है? प्रदूषित करता है। जो आपकी धरती में है, ये
यहाँ के पृथ्वी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन सबको ये क्या कर देगा, ये औद्योगिक प्रदूषण ये नष्ट कर देगा। अब देखिए वनोन्मूलन, अब देखिए वन को काट पीट कर ये सबका आपका काम कर रहे हैं। अगर जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं, कहीं पे पता चल गया यहाँ पेट्रोलियम है तो सरकार वहाँ क्या करती है, 200 पेड़ 400 पेड़ 4000 पेड़ कटवाना। अभी जिस तरह रेलवे लाइन बिछ रही है, ये क्या कोई इंडस्ट्री है, मतलब रेलवे कोई इंडस्ट्री है। अब देखिए या तो कि कोई कल कारखाने या उद्योग धंधे के लिए स्रोत से लगाए गए, लेकिन अगर ये रेलवे लाइन बिछवानी है तो किसी वन से होकर जाएगा, किसी जंगल से होकर जाएगा, तो जंगल तो कटेंगे, जंगल कटेंगे तो ये क्या होंगे, ये भूमि पर्यावरण तो क्षति हो रहे हैं। अब देखिए आगे आपको दिखाते, क्वेश्चन आंसर पे भी अब दिखाते हैं। देखिए औद्योगिकीकरण प्रदूषण भू निम्नीकरण से किस प्रकार उत्तरदायी। अब देखिए औद्योगिकीकरण है जो भू निम्नीकरण के किस प्रकार उत्तरदायी। अगर जहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो उद्योग धंधे फैक्ट्री से आपको क्या होंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ तो उनके प्रदूषण निकलेंगे, जो इस भूमि के उपयोग को क्या करेगा, नष्ट करेगा। भूमि के उपयोग के क्या कर देगा, नष्ट करेगा। जिस तरह आप उदाहरण देकर, अगर आप उदाहरण लेना चाहते हैं तो जिस तरह आप एक रिफाइनरी की बात कर लीजिए, किसकी बात कर लीजिए, रिफाइनरी की। रिफाइनरी में जिस तरह अगर आपके पेट्रोलियम जाते हैं तो वहाँ तो आपके पे डीजल भी निकलते हैं, पेट्रोल भी निकलते हैं और तरह तरह के तरल पदार्थ निकलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं रिफाइन के लिए तो कुछ आग लगाया जाता। ये आग के लिए क्या होते हैं, ये इंडस्ट्री में जो निकलते हैं धुएं, जो जिसको आपने राख कहते हैं, उसके साथ साथ उसके जो धुआं निकलते हैं, ये धुआं कहाँ जाते हैं, पर्यावरण में, जो पर्यावरण को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। ये आपको औद्योगिकरण प्रदूषण भू निम्नीकरण के किस प्रकार उत्तर है, ये अब समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन नियोजन अभी बात किए थे, संसाधन नियोजन देखिए यहाँ संसाधन नियोजन ऐसे उपाय, देखिए यहाँ तो ऐसे उपाय से पहले आप क्या लिख लीजिएगा, सो सुनिए, यहाँ ऐसे उपाय से पहले आप क्या लिख लीजिएगा, यहाँ ऐसे उपाय है ना, ऐसे उपाय से पहले आप क्या लिख लीजिएगा, ऐसे उपाय से पहले आप लिखिएगा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा अथवा संसाधन के, लिखिएगा क्या, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग, ये संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग। उसके बाद लिखिएगा तकनीक द्वारा संसाधनों उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता संसाधन नियोजन कहलाता। देखिए संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया। अब देखिए एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखिए एजेंडा 21 क्या थे, ये एजेंडा 21 अभी पढ़े थे। एजेंडा 21 देखिए यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। 1992 ब्राजील 1992 ब्राजील ने के शहर में रियो डी जेनेरियो ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। क्या पारित किया, एजेंडा 21, जिसका उद्देश्य समान हितों में पारस्परिक सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों के से निपटना। यहाँ तक लिख दीजिएगा, बस हो गए आपके क्वेश्चन। अब देखिए आपके लास्ट है, यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों की विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमने आने वाली पीढ़ी से उधार ली रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना। इस कथन के आलोक में सतत पहुँचने विकास से महत्व क्या स्मरण कीजिए। अगर आप इस लाइन को समझने के लिए पहले समझिए, आपने किसी अपने पड़ोसी से कुछ मांग लिए हैं, लेकिन अगर उस जो चीज़ आपने मांगा, जिस कोई सामान मांगे हैं, इस सामान को आप मांगे हैं, उस सामान को ज्यों का त्यों आपको उनको पास क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। अब देखिए ज्यों का त्यों लौटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ज्यों का त्यों लौटाना पड़ेगा। तो उसी तरह ये आपको ये पूर्वज के द्वारा जो मिले है ये संपत्ति, ये पृथ्वी भी ये क्या है, ज्यों का त्यों आपको लौटाना पड़ेगा। इसलिए इसको पृथ्वी जो है ये आपके किसी पूर्वज के विरासत में नहीं मिली है, किस लिए मिली है, आपको आने वाली पीढ़ियों से उधार मिली है। इसका विकास तो अब इसके लिए आपको तो लगभग ये लाइन आपको समझ में आ गई है। अब ठीक है, तब तक के लिए अब अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपको।